ठीक है, ये पूरी स्टोरी यही है, ठीक है, कि हम इंडिया में, भारत में ये तीन चीजें हैं, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, इन तीनों की क्या परिस्थिति है, क्या परिदृश्य है, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे कोयले पर। अगर भारत देश की बात की जाए तो जितना भी दुनिया में भंडार है, कोयले की जो खदानें हैं, जो भंडार है, उसका 7% भारत में, 7% भारत में, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, 7% उत्पादन बहुत है। ठीक है, और भारत को अगर हम जिस तरीके से लगातार हम कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस इसी क्रम में हम चलेंगे तो आने वाले हम 100 से 105 या 110 सालों के अंतर्गत हमारा जो कोयला है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत में अभी जिस प्रकार से कोयले का हम उत्पादन कर रहे हैं, आने वाले 100 सालों तक या 100-120 सालों तक हमारा कोयला जो है वो समाप्ति की तरफ आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर भारत में ये बात की जाए कि जो कोयले का उत्पादन है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि राज्यों में होता है, तो मुख्यतः जो वो राज्य है, जैसे हमारा झारखंड है, ठीक है, हमारा झारखंड है, JH, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, हमारा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और क्या है, हमारा उड़ीसा है, ठीक है, हमारा उड़ीसा है, ठीक है? हमारा आंध्र प्रदेश में कुछ मात्रा में, ठीक है, तो ये जो हमारे स्टेट है, ये जो है भारत की जितनी भी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत बेटा, इस पे जो मैंने बताया भारत के संदर्भ में कोयले की बात की। अगर कहानी को और आगे बढ़ाया जाए, अब आते हैं कच्चे तेल की तरफ। ठीक है, कच्चा तेल मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल। इस कच्चे तेल का जो ज्यादातर भारत जो है आयात करता है, यानी कि बाहर के देशों से मंगाता है। तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में जितने भी विश्व में कच्चे तेल पाए जाते हैं उसका मात्र 0.5%, आप समझ में कितना कम अमाउंट है, 0.5% हमारे भारत देश में कच्चे तेल का उत्पादन होता है, सिर्फ 0.5%। फलतः हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे खाड़ी देश है, जैसे ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इराक है, ईरान है, वेनेजुएला, रशिया है, ठीक है, कुछ और जैसे अमेरिका है, ठीक है, इन देशों से भारत क्या करता है, कच्चे तेल का आयात करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, देखिए अगर हम चूंकि भारत की बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, तो भारत की अगर बेटा बात की जाए तो भारत के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कच्चे तेल का हम लोग उत्पादन जो है किया जाता है। जैसे एक इलाका है बॉम्बे हाई, आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे हाई, कि बॉम्बे के तट से यानी मुंबई से तट पे, मुंबई के तट से समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है बॉम्बे हाई। एक चीज बता दो थोड़ी जानकारी के लिए, जो जो हमारा कोयला होता है, ठीक है, प्रकृति के नीचे यानी कि जमीन के नीचे जो है वो फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो कच्चा तेल होता है वह मुख्यतः आपको समुद्र के तटीय किनारों में ज्यादा पाएगा। क्या अब तक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे कुछ? ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, बड़ी ठीक है। तो समुद्र जो कच्चा तेल होता है,
चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा था कि जितना भी हमारा समुद्री तट होता है ना, समुद्र का तट होता है, वहां कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बड़ी संख्या में पाया जाता है। ठीक है। और जितने आपके जो कोयला होता है वो खासकर पहाड़ी या पठारी भागों में पाए जाते हैं। पठार पहाड़, जहाँ पे ऊंचे पहाड़ होंगे क्या पठार होंगे, ठीक है, वहां पे कोयला पाया जाता है। और जो हमारा कच्चा तेल है वो सामान्यतः समुद्र या नदी का जो किनारे का हिस्सा है, तटीय क्षेत्र है, वहां पाया जाता है। तो भारत में एक जगह है बॉम्बे है, ठीक है, वहां पाया जाता है। ठीक है। ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, बस आप जानते रहो कि कैसे याद करना है। जैसे असम का एक क्षेत्र है डिगबोई, डिगबोई असम, सबसे पहले यहाँ प्लांट लगाया गया था। ठीक है, असम में है डिगबोई। फिर भारत में एक जगह है गुजरात के पास, गुजरात में ही है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे इंग्लिश में, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी। ठीक है। और कुछ जैसे कृष्णा गोदावरी नदी जो साउथ में बहती है, उसका जो बेसिन एरिया है, ठीक है, मतलब उसके जहाँ से द्रोणी है, जहाँ से नदियां बहती हैं, कुछ मात्रा में वहां भी पाया जाता है। कहने का मतलब इन सभी जगहों को मिला दिया जाए तो भारत में सिर्फ दुनिया का 0.5% कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ठीक है। और भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 75 से 80%, अपनी आवश्यकता का 75 से 80%, ये चेंज डाटा चेंज होता रहता है हर साल, तो इस समय 80% है, बाहर के देशों से आयात करता है। तो किन देशों से आयात करता है? सामान्यतः जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, प्लस हमारा वेस्टर्न कंट्रीज में जिसे हम अमेरिका, रशिया, ठीक है, मैंने बताया इराक, ईरान, इन सभी देशों से हम लोग मंगाते हैं। तो भारत करता क्या है इन कच्चे तेलों का? इन कच्चे तेलों को लगभग इसका हम 45%, इन सारे कच्चे तेल का 42 से 45% हम यूज करते हैं परिवहन के क्षेत्र, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमें गाड़ी चलानी है तो हमें डीजल पेट्रोल भराना ही भराना है, सरकार को ट्रेन चलानी है, सरकार को बसेस चलवानी है, सरकारी बसेस, गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस, ठीक है, या हम इंसानों को जो भी परिवहन के क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो लगभग 45% इस कच्चे तेल को हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, और बाकी बची चीजों को हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और कुछ मात्रा हम लोग अपनी जो है वो घरेलू के लिए, कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब बेटा बात करें अगर हम प्राकृतिक गैस की, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस मतलब प्रकृति में अवेलेबल है तो वो प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। देखो एक चीज जानिए, जहां भी कच्चे तेल के भंडार मिलेंगे, जहां भी कच्चे तेल के भंडार मिलेंगे, वहां पूरी संभावना है, 90 to 95% संभावना है कि प्राकृतिक गैस के भंडार भी वहां पे मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो कम होता है। पॉल्यूशन कच्चे तेल की अपेक्षा, कोयले की अपेक्षा काफी कम है। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी जब हम पेट्रोल प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं तो एफिशिएंसी भी हमको अच्छी मिलती है। जैसे आजकल सीएनजी गाड़ियां तो ज्यादा चलन में है ना, सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल अपने गैसों में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी क्या है? एक तरह का प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हमारे एलपीजी है। ठीक है, जो हम गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये आखिर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? उससे हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी हमारे इंडिया में बहुत ही कम है। इवन जितना परसेंटेज हमारा 0.5% है, इतना ही लगभग प्राकृतिक गैस का है, दोनों मिलाकर प्राकृतिक गैस है इसका, वो भी 0.5%, काफी कम। तो भारत में हम क्या करते हैं कि इसको बाहर के देशों से प्राकृतिक गैस को भी हम आयात करते हैं, यानी कि अपने देश में मंगाते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एलपीजी और सीएनजी को डिफरेंशिएट करो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो
आप ये जान लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित। द्रवित मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गैस होती है बेटा, आपको पता होगा, अगर गैस के टेम्परेचर को काफी कम कर दिया जाए, ठीक है, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, तो ये क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे आजकल हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, आजकल कोविड के पेशेंट के लिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो किस फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में है। कल मैंने एक ग्रुप पे लिंक भी शेयर किया, वीडियो भी शेयर किया था, आई होप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, उसमें हम करते क्या है कि जो भी ऑक्सीजन की गैस थी, ठीक है, ऑक्सीजन था, इसको हमने -190 डिग्री सेल्सियस पे, -190 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, और जैसे ही ठंडा किया ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होने से क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा गैस को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा गैस स्टोर करने से क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, कहीं ले जाने में या उसको यूज करने में, यूटिलाइजेशन करने में भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। आई थिंक बात क्लियर है। ठीक है, चलो अब कहानी जो है ये है कि जो हमारा एलएनजी होता है, या एलपीजी से कहते हैं, या एलएनजी कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्या होता है कि इसको हम -161 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होते हैं, -161 डिग्री सेल्सियस। इतनी टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी गैसें हो सकती है, मेथेन भी हो सकती है, बेटेन, प्रोपेन। ठीक है, मेथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा उस प्रकार का हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक हमारे पास गैस होती है सीएनजी। सीएनजी का आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं। सीएनजी के ऑटो शहर में चलने लगे हैं गोरखपुर में, सीएनजी की बसेस चल रही हैं। ठीक है, अब तो आने वाले टाइम में सीएनजी का इस्तेमाल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बात चल रही है। कैसे करेंगे आने वाला टाइम बताएगा। बट हम इसमें क्या करते हैं सीएनजी में कि हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर, ठीक है, समझ रहे हैं, खूब ज्यादा प्रेशर देते हैं और गैस को कंप्रेस कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का इस्तेमाल हम हाई प्रेशर में इस गैस को जो हम क्या करते हैं, मुख्यतः कंप्रेस कर लेते हैं और कंप्रेस करके इसको कंटेनर में भरते हैं। ठीक है, और सामान्यतः जो मीथेन गैस होती है हमारी, मीथेन, उसका हम सीएनजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः मुख्य है, मतलब बाकी गैसेस भी होती है, बट मेनली जो हमारी मीथेन होती है सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि जो हमारी खेत है, धान की फसल होती है, ठीक है, जब हम खेत होती है उसमें धान की फसल में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पानी चलाना पड़ता है, धान को पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो खासकर खूब सारा पानी, क्योंकि मानसून का समय होता है, बारिश खूब हमारे भारत में होती है, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और पानी कुछ हम बाद में चलाते भी हैं। तो मैंने पूछा था उस समय कि जो खेत हमारे होते हैं, धान की फसलें होती हैं, वहां पे जो महक आती है, आप देखोगे धान की फसल में एक स्मेल आती है, वो किस गैस की स्मेल होती है? तो आपने बताया था, नहीं बताया जो भी है, CH4 मेथेन की होती है, यानी जो उसमें, इसीलिए इसको मार्शी गैस भी कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं। ठीक है, दलदली गैस जो है दलदली भूमि में होती है ना, मार्शी गैस भी कहते हैं। ठीक है, मार्श मतलब दलदल होता है, तो जहां बेटा दलदल होगा, ठीक है, वहां पे संभावना है कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? अब बताओ कहीं कोई दिक्कत इसमें बेटा, जो मैंने आज अभी आपको बताया? कहीं कोई समस्या?
एलपीजी गैस में बेटा क्या होता है कि एक एलिमेंट डाला जाता है। देखो बेसिकली जो हमारी गैसेस होती है वो रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, मतलब उसमें टेस्ट भी नहीं होता है, कलर भी नहीं होता है। लेकिन मान लो एलपीजी क्या है, एलपीजी तो कहीं भी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है ना, तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हम एक गैस उसमें मिलाते हैं अलग से, जिसका नाम है बेटा मरकैप्टेन। ठीक है, मरकैप्टेन गैस जो है वो अलग से मिलाई जाती है, जिससे कि उसमें स्मेल आए। अदरवाइज आप अपने घर में भूल गए और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है तो घर में आग लग सकती है। तो मरकैप्टेन इसीलिए मिलाया जाता है। हाँ, मिथिल मरकैप्टेन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसीलिए कि जो हमें स्मेल है बेटा वो स्मेल हम महसूस कर सके, और जहां पे भी कोई दुर्घटना के चांसेस ना हो उसको हम पहले से जाकर के प्रिटेंड कर सकें। ठीक है, मिथिल मरकैप्टेन का इस्तेमाल। चलो अब कहानी हमारी और आगे बढ़ती है एनर्जी में ही। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सप्लाई होती है, ठीक है, हमारे घरों में भी सप्लाई हो रही है, हमारी इंडस्ट्री में भी सप्लाई हो रही है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, हमारे कॉलेज में है ना, हर जगह हो रही है। क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो भारत में, या मुख्यतः भारत की मैं बात ही करूँ तो मुख्यतः हमारे पास तीन प्रकार है। ठीक है, मुख्यतः में क्या है तो बहुत तरह से। मुख्यतः सबसे ज्यादा किससे प्रोडक्शन करते हैं अगर आप बताओगे, सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं कोल बेस्ड थर्मल प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम फिर हाइड्रो प्लांट्स की बात पे आते हैं। मतलब उसके बाद जो हमारे पास है वो हाइड्रो प्लांट्स, यानी पन बिजली जिसे आप कहते हैं। एक क्रम है मतलब प्रोडक्शन कराने का। सबसे पहले हम कोयले से उत्पादन करेंगे, सबसे ज्यादा करते हैं, फिर हम हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, जैसे हमारे पास सौर ऊर्जा है, ठीक है, विंड है, ठीक है, जियो थर्मल है, टाइडल है, ये सब है। और तब हम उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर प्लांट की, सबसे इंडिया के कोल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हाइड्रो के बारे में बताया कि कोल से हम लगभग भारत का 70 to 75% उत्पादन करते हैं कोयले से, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। हाइड्रो से भी हम 5 से 10% के आसपास उत्पादन करते हैं, 5 से 10%। कभी कभी ये बढ़ करके चेंज हो गया, डाटा बदलता रहता है, तो 20 से आपको 15 से 20% भी मिल जाएगा। ठीक है, बट ज्यादा अमाउंट हम कोल के बाद हाइड्रो का ही करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 10 से 15 भी मिलेगा। ठीक है, तो कोई बहुत ये डाटा बदलता रहता है, क्योंकि आए दिन प्लांट एक्टिवेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये हमारा रेशियो है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम भारत में लगभग लगभग 2 से 2.5% एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, 2 से 2.5% एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि भारत में पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा जब हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं इतने हाई अमाउंट में। 75% उत्पादन हम कोयले से कर रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या स्थिति हमारे यहाँ पॉल्यूशन की होने वाली है। अब मैं आपको एक रिसेंट की न्यूज बताता हूँ। परसों की डेट में यूएसए ने क्या किया है कि एक मीटिंग करी है, जिसमें दुनिया के 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत की तरफ से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किए थे। और इसमें बात इसकी हुई कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो इतना तेजी से बदल रहा है, उसको लेकर के कुछ रणनीति बनाने की बात हुई। ठीक है, और इसमें आने वाले टाइम में ये कहा गया है कि 2024-2030 तक का टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक बड़े जो विकसित देश हैं, खासकर यूएसए जैसे देश, ये अपने यहाँ जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, तो कार्बन का उत्सर्जन करने का मतलब क्या होगा बेटा कि CO2 की मात्रा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, मतलब कार्बन एमिट हो रहा है, उस कार्बन के उत्सर्जन को हम लोग कम करें। क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन कम होगा बेटा तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका इफेक्ट भी कम होता है। कार्बन एक तरीके से हमारे लिए पॉल्यूटेंट का काम करता है, विषाक्त का कार्य करता है।
ठीक है, खैर एडिशनल बात की। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि भारत में अगर बात की जाए कि हमारा जो शिफ्टिंग है वो टूवर्ड्स जो है वो धीरे धीरे कोयले की तरफ से हाइड्रो से हमारा न्यूक्लियर की तरफ। और भारत में लगभग 17 न्यूक्लियर छोटे बड़े प्लांट्स जो है 17 प्लांट्स लगभग अभी एक्टिव मोड पे हैं, संचालन हो रहा है। ठीक है, 17 जगह पे हो गया, 17 परमाणु प्लांट हैं जो देश के 5 भागों में स्थित है। देश के 5 भागों में 17 प्लांट काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल है, जैसे हमारा तमिलनाडु में 3 प्लांट है, आंध्र प्रदेश में 2 प्लांट है, समझ रहे हो? ऐसे करके 5 जगह पे 17 प्लांट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम की। ठीक है, और यूरेनियम जो है भारत जो दूसरे देशों पे आश्रित है, मैंने कल बताया था। अगर आपको याद हो तो यूरेनियम का जो उत्पादन किया जाता है हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होता है। हम बाकी देशों पर निर्भर करते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान देश है, कजाकिस्तान, इन देशों पे हम निर्भर रहते हैं और यहाँ से उत्पादन बनाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अभी क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिकल में बताया था, क्योंकि दोनों क्लास ऑनलाइन चल रही, कभी कभी लगता है कि कौन सी बात मैंने किस क्लास में कही है। तो अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाएगी तो आप मुझे बता भी सकते हो कि सर ये टॉपिक आपने नहीं बताया है या ये टॉपिक आपने बता चुके हो। ठीक है, कभी कभी भूल जाता है कौन सी बात कहाँ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एनर्जी खपत की बात करूँ। ठीक है, कि एनर्जी खपत हमारे यहाँ क्या होती है। तो अगर मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म में बताने का प्रयास करूँ, सर्किल बनाया है, यहाँ पे सर्किल तो नहीं है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर से कुछ डाइवर्जन करूँ, ठीक है, जो हमारे यहाँ खपत की बात हो रही है। ठीक है, हम जो खपत करते हैं तो अपनी ऊर्जा का हम लगभग 5%, ये 5%, ठीक है, 5% ये वाला पोर्शन हम कृषि में करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पंपिंग से चलाना है तो डीजल की आवश्यकता पड़ती है, कहीं हमें बिजली की आवश्यकता भी पड़ सकती है ना। तो हम 5% जो है वो कृषि पे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 10% हम ऊर्जा जो है घरेलू कार्य में खर्च करते हैं। घरेलू, चाहे उसमें आपका बिजली चलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ठीक है, सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो घरेलू कार्यों में हम पूरे ऊर्जा का, अगर हमारे पास 100% ऊर्जा है भारत में, चाहे वो भारत में प्रोड्यूस हो रही है चाहे बाहर से हम मंगा रहे हैं, उसका 10% हम घरेलू कार्यों में खर्च करते हैं। लगभग हम 22% जो है, 22% ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, यानी कि परिवहन। ठीक है, ये परिवहन में यूज करते हैं, जिसमें हमें ट्रेन चलाना है, ठीक है, हमें एरोप्लेन चलानी है, हमें बस चलानी है, हमें गाड़ियाँ चलानी है, ठीक है, सब कुछ। तो सारा जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो लगभग 22% होता है। और मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो हमारा अमाउंट है लगभग 50% की बात कर लो, या 49% या 50% कर लो, ठीक है, या 49% कर लो, जो आपको दिया गया, ये हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसमें? इंडस्ट्री, उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं। इतना हम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और बाकी जो है छुटपुट अन्य में अगर हम बात करें तो जो बचा 14 से 15% जो बचता है वो अन्य कार्यों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिसलेनियस में होता है, बाकी जो अदर चीजें एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम। देखो बेटा क्वेश्चन जो है इस पेपर में कोई डेफिनेट नहीं आया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, बट जैसा भी क्वेश्चन आए
अगर आपने मतलब बातों को समझ लिया, हो सकता है बुक से पढ़ो, जरूरी नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में ही आपको अच्छे से आगे जाए, कैसे भी समझ में, लेकिन आपके पास मैटर होना चाहिए, लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट आपके पास तभी रहेगा जब आप चीजों को कंसेप्चुअली समझोगे, एग्जैक्टली आप उसको विजुलाइज कर पाओगे कि हाँ वास्तव में एनर्जी है तो किस प्रकार से एनर्जी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कैसे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, कैसे हमारे स्टेट लेवल पे हो रहा है, क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे आज की डेट में जो ऑक्सीजन की बड़ी कमी चल रही है, उस ऑक्सीजन को हम 80% ऑक्सीजन जो है हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, 80 से 90% इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा नहीं है, हम पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री यूज के लिए, जैसे स्टील प्लांट में हम इस्तेमाल करना है, थर्मल प्लांट में करना है, कहीं और भी करना है, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब वही चीजें अस्पतालों में हम मात्र 2% से 5% इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है ऐसे ही जितनी भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री में हम लगभग आधा यूज करते हैं, और बाकी आधा तो, बाकी जो आधा बचा वो ट्रांसपोर्ट पे हो गया, 10% 5% कृषि जैसे अन्य चीजों पे, तो ये बात समझ में आ रही है बेटा?